बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी होता है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? There is nothing called preventive antibiotic कि मेरे बच्चे का एग्जाम है सर एंटीबायोटिक दो। ये दवाइयाँ नुकसान ज्यादा करती हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक। अगर बच्चे को 7 दिन में दवाई के साथ ठीक होना है तो 1 हफ्ते में वो दवाई के बिना ठीक होगा। फर्स्ट 2 इयर्स में सबसे बड़ी मिस्टेक जो है उनके खाने को लेकर क्या होती है हमारे पेरेंट्स की? हमारे पंजाब में ये बहुत एक मिथ है कि जितना दूध पिएगा बच्चा उतना तंदुरुस्त होगा। दूध पे हम बात कर रहे थे, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये निकल के आता है कि गाय का दूध या भैंस का दूध। इसके साथ साथ अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड की आदत हो जाए तो वो खाना कम खाता है। अब इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए? हमारे जमाने में हम रोते थे, माँ के पीछे पीछे भागते थे, फिर हमें खाना मिलता था, हम खुश रहते थे। तब तो माएँ नहीं भागती थी, बच्चों के बच्चे भी ज्यादा होते थे। और अब तो माएँ दिन भर भाग रही, या मेट्स भाग रही, या पेरेंट्स भाग रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भाग। प्रॉब्लम है ये है कि हम बच्चों के स्किन के लिए इतने आजकल सेंसिटिव हो गए हैं कि मदर्स डू आस्क मी अबाउट द सनस्क्रीन लोशन which is not recommended less than 10 years of age. आपको क्या लगता है कि जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं वो थोड़े लेट होने चाहिए? बिस्किट किस चीज से बनता है? मैदा से। चीनी होती है उसमें बहुत सारी, और फैट होता है जी। एक है ना, एक मिथ और है कि कैविटी हो गया तो क्या हो गया, ये तो टेम्पररी टीथ है। exactly. ये तो बने ही कैरीज के लिए है, आगे जो आएंगे वो तो अच्छे आएंगे। क्योंकि पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं कि उनके पास कोई और टाइम नहीं। वो कहते हैं हम भी टीवी के सामने बेड पे बैठ के खाएंगे, बच्चा भी टीवी के सामने खाएगा। माता जी का ढाबा 24/7 नहीं खुला है। दे आर टाइमिंग्स व्हेन द चाइल्ड विल गेट फूड। मीठा देने की सही एज क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्केयर्स, एक ऐसी जगह है जहां हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं। आज बात करेंगे बच्चों की हेल्थ के बारे में। हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके हमें आसान जवाब चाहिए होते हैं। कई बार मिल जाते हैं और कई बार हम गुमराह हो जाते हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज हम आपके लिए एक ऐसी मुलाकात लेकर आए हैं जिनमें इन सभी शंकाओं का निवारण होगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप जैन, जो कि एक्सपीरियंस्ड पेडियाट्रिशियन हैं। बात करेंगे उनके साथ बच्चों की डाइट के बारे में, स्क्रीन फूड हैबिट के बारे में, जो आजकल बहुत बड़ा मसला बन गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। जब बच्चों की वीनिंग स्टार्ट होती है, उनके खाने पीने को लेकर बहुत सारी हाँ होती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना भी होती है। जब वीनिंग स्टार्ट होती है, जस्ट आप 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि उनकी वीनिंग स्टार्ट होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जिनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? गुड क्वेश्चन। वीनिंग मतलब स्टार्ट ऑफ द सॉलिड फूड जी, दूध के अलावा जी। वीनिंग का मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग से हटाते हुए आप ऊपर का दूध दे रहे हैं, पहली बात। एंड वीनिंग हैज टू exclusive breastfeeding preferably till 6 months and then we start the solid complementary or supplementary feeds. जी। जब हम स्टार्ट करते हैं फीड तो हमें स्लो एंड स्टेडी जाना होता है। शुरुआती फूड में जैसे राइस, मैश्ड राइस, खिचड़ी, दाल का सूप, मैश्ड बनानास, वेजिटेबल प्यूरीज, ऐसी चीज़ें हम प्रेफर करते हैं और कहते हैं कि स्लो एंड स्टेडी। पहले दिन ही आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं बच्चे को देनी है, धीरे धीरे खाना स्टेप वाइज पैटर्न में ऐड करना है। जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स आप कह रहे हैं, तो क्या हमें ये कोई पैटर्न होना चाहिए कि दिन में 2 चीज़ें हम दे सकते हैं या 3 दे सकते हैं? या सही टाइम क्या होना चाहिए? मान लीजिए अगर हम दाल का सूप भी दे रहे हैं या चावल दे रहे हैं मैश्ड, तो कौन सा सही समय होना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं जो समझाता हूँ लोगों को, आप 2 तरीके से मैंने फूड को बांट दिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जी। सॉलिड्स एंड स्नैक्स। जी। सॉलिड वो डाइट है जिसमें या तो चावल या अनाज, किसी भी तरह का अनाज या दाल हो, और स्नैक्स जो लार्जली फल एंड सब्जियां होती हैं। जी। तो वी स्टार्ट विद 1 सॉलिड एंड 1 स्नैक फॉर द फर्स्ट वीक। ग्रेजुअली वी स्टेप अप. Like for second week, we can go for 2 solids and a snack. And we also see how the kid is accepting things. And our main aim is here to have a 3 solids and 2 snacks. 3 solid means 3 ऐसा खाना जिसमें अनाज या दाल हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप चिकन के सूप वगैरह भी हो सकते हैं। और स्नैक्स लार्जली आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
जी। सो हम फर्स्ट वीक में फर्स्ट एक सॉलिड और एक स्नैक से स्टार्ट कर सकते हैं। ये ध्यान दें कि अगर मान लो बच्चे के मिल्क का टाइम 10 बजे है, हुँ, सो इंस्टेड एक कोई टाइम मॉर्निंग का सुबह 10 बजे का आप ब्रेकफास्ट का ले लें और जी, उस मिल्क के टाइम के 10 या 15 मिनट पहले ऑफर हिम द फर्स्ट सॉलिड फूड। जी। उसकी कंसिस्टेंसी प्यूरिड हो, हुँ, वो दूध से गाढ़ी हो, पर वो इतनी गाढ़ी ना हो कि उसमें लम्प्स हो, जी। राइट? 10 मिनट पहले इसलिए कि कई बार बेबीज हु आर हुक्ड टू ब्रेस्ट फीड और फीड्स हुँ, may not like something new, especially when he's very hungry. जी, So just before the hunger sets in, you can 10 minutes before you can try the solid food. जी। और कितना खाएगा? अमूमन बच्चे 2 या 3 चम्मच खाते हैं। हुँ, शुरुआत में वो थूक भी सकते हैं। हुँ, Most babies do not like their first food, so they may repulse it. But if you can try it again later, or you can try it another day, जी। right? And there's no right and wrong answer. कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ, तो जो खाना है वो दूध से गाढ़ा हो, पर उसमें गुठली गांठें ना हो, वो जी, मैश्ड अप प्यूरीड हो, वो स्मूथ टेक्सचर का हो। जी। और एक स्नैक्स आप शाम को कर लें ऐसे। स्नैक्स में जैसे आपने मैश्ड बनाना ले लिया, हुँ, प्यूरेड कोई और या कोई सब्जी की प्यूरी ले ली या कोई सूप ले लिया। जी। किसी भी चीज़ का मैं पानी देने से मना करता हूँ। ये बहुत अहम हाँ, बात है, हाँ, चर्चा का विषय है, हाँ, क्योंकि घर में जो हमारे ग्रैंड-पेरेंट्स होते हैं, हाँ। जनरली उनका कहना होता है कि दाल का पानी दो, चावल का पानी दो, हुँ, हुँ। लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स तो कोई भी नहीं है। बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हैं। सारे जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आपके रहेंगे ना छानने से। जी, पानी नहीं, उसको ही पीस के पतला दो। जी, पतला भी इतना पतला नहीं कि पानी जैसा पतला, जैसे मैंने बताया, प्यूरिड हो, जी, स्मूथ कंसिस्टेंसी हो, लेकिन वो पानी ना हो। किसी भी चीज़ का पानी नहीं देना है, उसको ही पीस के देना है। जी। इसी के साथ अगर हम पानी की बात करते हुँ, हैं, पानी भी हम 6 महीने के बाद शुरू करते हैं। मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगे ये। हाँ, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया हाँ, है। वो जो पानी है, वो उबला हुआ होना चाहिए या हाँ, नॉर्मल फ़िल्टर्ड वाटर भी हम अपने बच्चे को दे ठीक सकते है। हैं? पहला सवाल, क्या पानी ज़रूरी है? जी, और दूसरा सवाल, कैसा पानी दें? जी, पहले सवाल में ये है कि दूध largely has water. हुँ, Whatever feed you are giving largely has water because they are smooth, but they are pureed and they are liquid in consistency. जी, तो शुरुआती दिनों में जो ये आप फीड स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइंड इट, देयर इज हार्डली एनी न्यूट्रिशन गोइंग इनसाइड द बेबी। हुँ, सो ये जो आप सॉलिड डाइट दे रहे हैं, इसके हाफ एन आवर के बाद आप इसको मिल्क ऑफर करें। जी, शुरुआती दिनों में फर्स्ट मंथ, जब आप 6 टू 7 मंथ ऑन के बीच में हुँ, जब आप सॉलिड डाइट दे रहे हैं, चूंकि वो इतना लिक्विड ही है, तो उसको अलग से पानी ना दे के आप खाना खिला के, जो भी आप सॉलिड या स्नैक्स दे रहे हैं, उसके आधे पौने घंटे के बाद आप उसे ब्रेस्ट फीड या फीड दें, ऊपर की फीड दें, जी, राइट? जैसे ये खाना गाढ़ा होने लगे, जब वो आपके चम्मच से गिरना बंद होने लगे, हुँ, जब आपने उंगलियों से मैश करके खिलाना शुरू कर दिया है, दैट्स द पॉइंट व्हेन द बेबी विल नीड वाटर, जी, and that would come around 7.5 8 months of age, जी, and that is the time where you substitute that milk feed with the solid feed. जी, So शुरुआती दिन में जब आप फीड स्टार्ट कर रहे हैं, जब सॉलिड फीड स्टार्ट कर रहे हैं, आई वुड कंटिन्यू विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, which gradually will decrease as the food becomes lumpier and then you have started giving water. कितना पानी पिएगा बच्चा? अमूमन 5 6 7 चम्मच भी पी सकता है। हुँ, किसी दिन हॉट एंड स्टिकी क्लाइमेट है, उसे फीवर है, उसे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो थर्स्टी है, तो ही मे ड्रिंक अ लिटिल मोर, बट यू जी, डोंट हैव टू स्टार्ट वाटर on the first day of starting the solid food, is the point I'm trying to make. The another question you ask is the kind of water we should हुँ। give. A RO water which is properly serviced is good enough. If you are not sure of the quality of your RO water, you can just boil, cool it and then give it. तो वो जो पानी बॉयल करना है, वो आरओ का ही पानी होना चाहिए, वो हम नॉर्मल जो रनिंग अब वाटर नॉर्मल होता है। रनिंग वाटर बॉयल कर, boiled water is as good as any other water. You can just boil the water, but strain that excess salt that comes with it. ओके, You can strain that, and that water is good enough. You don't have to boil a RO water. हुँ, If you want to do a RO water boil, I'm okay with that. ओके। जैसे-जैसे हमारा जो बच्चे का खाना है वो बढ़ता है, हुँ, ब्रेस्ट फीड हम चाहते हैं कि 6 मंथ्स तो कंपल्सरी है। जी, हम माँएँ ऐसी भी हैं जो चाहती हैं कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीड दें वो, बिल्कुल व्हिच इज़ देना चाहिए। हेल्दी। जी, बट
इसके साथ साथ अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड की आदत हो जाए तो वो खाना कम खाता है। अब इस चीज को कैसे बैलेंस किया जाए? अब ये ट्रिकी सिचुएशन है जहां हम एक तरफ कहते हैं कि बच्चे को 2 साल तक आइडियली हमें ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। जी। कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगा लेते हैं उसके बाद हम्म। टू कम ऑफ द ब्रेस्ट फीड। हम्म। Lot of studies have shown that there is no side effect of a little prolonged breastfeeding. बट उस टाइम तक बच्चा जो है वो सेटिस्फाई भी तो नहीं हो पाता, बिकॉज इतनी फीड आती भी नहीं है और उसको भूख भी लगने लग जाती है। वहाँ पे मैं जो मदर्स को समझाता हूँ कि डोंट लेट देम यूज ब्रेस्ट फीड एज ए पैसिफायर। जी। रात को हर बार बच्चा उठे उसको ब्रेस्ट फीड मत दे। ये आप जब वो 1 साल के ऊपर का हो गया फिर आप उसको घड़ी घड़ी रात को फीड कराना बंद करें। अगर आप आदत डालेंगे तो 2 साल के पहले ही बच्चा रात को सोने लग जाएगा। एंड एवरी टाइम द चाइल्ड वेक्स अप एंड क्राइज ही मे नॉट बी हंग्री, sometimes he may even be thirsty. So you can जी। just try giving him water at night if the child wakes up rather than breastfeeding him every hour when he wakes up. So don't allow that child to be pacified only with the breastfeed or every time the child wakes up. ओके। जब बच्चे की सॉलिड्स स्टार्ट होती है, यही जो 7-8 मंथ्स का जी। टाइम है, उसमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या रीज़न है इसका? Sure. Constipation एक समय इतना हम नहीं देखते थे क्लिनिक में जितना आज के दिन कॉमन है। जी। एंड नॉट ओनली द बेबीज, इट्स द इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, टॉडलर्स, इवन द एडोलेसेंट, यंग एडल्ट्स। Constipation has become very common, and it's a very Yes. good question that you have brought up. One of the reasons why infants or less than 1 year would be constipated is less water in their diet, ओके। or you are giving too much milk. Breastfeeding is nature regulated, right? You cannot go over with breast milk. लेकिन जब आप टॉप फार्मूला फीड्स देते हैं या गाय या भैंस के दूध देते हैं तो हमारे पंजाब में ये बहुत एक मिथ है कि जितना दूध पिएगा बच्चा उतना तंदुरुस्त होगा। तंदुरुस्त होगा। और वो मिथ ही है, क्योंकि ज़्यादा दूध पिलाने से कब्ज होगी, बच्चे ने सॉलिड डाइट नहीं लेनी है, उन्हें कई माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और एनीमिक होगा बच्चा, चिड़चिड़ा होगा और कॉन्स्टिपेटेड होगा। सो बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने सॉलिड डाइट स्टार्ट करके उसको ना बढ़ाया और हम दूध जो कि ईजी है हमें देना, हम दूध और दूध बढ़ाते चले गए। मैं यूजली माओं को बताता हूँ कि 9 महीने की उम्र के बाद बच्चे का दूध ना बढ़ाएं और 1 साल पे आते आते जितना दूध वो 9 महीने पे पीता था उसकी हाफ क्वांटिटी दें, ताकि हम सॉलिड डाइट के लिए भूख तो लगे। अब एक बच्चा अगर 1.5 या 2 लीटर दूध पिएगा और उसमें वो शक्कर या गुड़ या कुछ भी डालेंगे तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसे मिल रही है। व्हाई वुड ए चाइल्ड लाइक टू च्यू एंड swallow इफ द चाइल्ड गेट्स ए इजी वे आउट? तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फाइबर, लैक ऑफ वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सेसिव मिल्क इंटेक। इस एज के बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कैसे दे सकते हैं? We tell it 5 in a day. So what is 5 in a day? Is 5 portion of fruit and vegetables in a day. जी। So क्या होता है कि जब हम खाना शुरू करते हैं कई बार तो हम सब्जियों पर ध्यान कम देते हैं, फ्रूट्स पे कम ध्यान देते हैं। हमारा जो खाना भी होता है वो भी दूध बेस्ड ही हो जाता है। जी। आपने ब्रेस्ट फीड कराया, फॉर्मूला फीड दी, फिर आपने खाने में भी आपने क्या किया, दही में कुछ मिला के दे दिया। तो fruits and fibers has to increase. We need 5 portion of fruit and vegetables in a day. Like a small banana is a portion, half apple is a portion, एक कटोरी लौकी, घिया, तोरी, कद्दू की सब्जी is a portion, pumpkin का सूप बना के दे दिया, कैरेट का सूप दे दिया, these are a portion. So we need that to give enough fiber and also जैसे ही बच्चे 8-9 महीने के होते हैं उनको पानी का इंटेक भी देना चाहिए। जी। दूध पे हम बात कर रहे थे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये निकल के आता है कि गाय का दूध या भैंस का दूध, ये इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आजकल? क्योंकि हमें प्योर दूध नहीं मिल रहा जी। तो हम फॉर्मूला पे भी डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक वो है। प्रायोरिटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जो सारी रिकमेंडेशन कहती है वो कहती है कि माँ का दूध सबको पता है इज द बेस्ट। यस। किसी वजह से फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अगर माँ का दूध पूरा बच्चे को नहीं पड़ रहा है तो फॉर्मूला फीड कम्स इन सेकंड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग गाय का दूध और भैंस का दूध टिल फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ।
ओके। द गाय और भैंस के दूध में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें सोडियम कंटेंट की, वो जी। ज़्यादा होता है, जो जी। हमें हमारी किडनीज इतनी सोडियम को प्रोसेस नहीं कर पाएगी। दूसरा, जो मिल्क में जो वे केजीन रेशियो है वो प्रॉपर नहीं होता है, गाय के बछड़े के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं है। तो जो हम फार्मूला फीड देते हैं वो उसको होमोजेनाइज करती है, make it a little closer. It will never be breast milk, but little closer to the breast milk. And then it has all the ingredients added to it, like iron, calcium, phosphorus, all the minerals to it. Then there are newer formulas which have other amino acids, rare minerals added to it. I am not advocating top or formula feed here. All I am saying, breast milk still is the best for some reason, for some किसी वजह से अगर वो दूध पूरा नहीं हो रहा है तो 1 साल तक ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि गाय का दूध दें या भैंस का दूध दें। लेकिन जो कुकिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने दही बनाना है बच्चे को खिलाने के लिए, आपने खीर खिलानी है बच्चे को, तो उसमें घर में जो भी फार्मूला आता है फीड, जो भी दूध आता है वो यूज़ करें, क्योंकि ये फार्मूला फीड से आप कुकिंग नहीं कर पाओगे, वो कर्डल हो जाएगी। तो जो दूध घर में आता है आप वो इस्तेमाल करें और फुल फैट दें बच्चे को। बच्चे के लिए फैट जरूरी है, बच्चे के ब्रेन के लिए फैट जरूरी है। डोंट टेक ऑल द फैट अवे फ्रॉम द मिल्क व्हेन यू आर आपके कहने गिविंग का इट। मतलब है कि हमें मलाई नहीं उतारनी। बिल्कुल नहीं उतारनी। आप मलाई अगर उतार रहे हैं क्योंकि मलाई प्रैक्टिकल नहीं है चीज के साथ देना, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मलाई इन सम अदर वे। जी। मैं तो घी भी एडवोकेट करता हूँ बच्चों के लिए। लेकिन घी जब हम देते हैं तो हमें ये होता है कि अगर चूरी भी बना रहे हैं तो वो घी से भरी पड़ी होनी चाहिए। हाँ, वो रैशनल उसको करें, ऐसा ना हो कि सारी कैलोरी घी से मिल जाए और चूरी की पेट में भूख ना रहे। तो एक रैशनल तरीके से, लेकिन फैट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बेबी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन ग्रोथ, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द लॉट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस। दूध को लेकर एक और बहुत कॉमन चीज़ जो हमारे घरों में होती है, हम लोग उसमें एक फ्लेवर और टेस्ट डालने के लिए जब हम काऊ मिल्क या बफलो मिल्क यूज़ करते हैं तो उसमें हम सौंफ और इलायची डालते हैं। शुरू से लेकर जितने 4-5 साल तक बच्चा दूध पीता है, इसका रेगुलर यूज़ क्या इसका कोई नुकसान भी है या ये ठीक है? सौंफ और इलायची से तो मुझे नुकसान ऐसे नहीं लग रहा है। आई थिंक अगर आपके फैमिली प्रैक्टिस है, आप यूज़ करते हैं तो आप डाल सकते हैं। मुझे दिक्कत होती है दूध में जब आप शक्कर, गुड़, चीनी, डेट्स या कोई और शुगरी सिरप ऐड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को दूध की नेचुरल मिठास रहने दें। ऐड उसमें ये एम्प्टी कैलोरीज ऐड ना करें, शुगर वाली इतने मीठे खाने की आदत बच्चे को नहीं डालें। दूध में एक नेचुरल मिठास होती है, कभी आप खुद पी के देखिए, लैक्टोज होता है मिल्क में, जैसे मिल्क शुगर विच इज इनफ फॉर योर बेबी। यू डोंट नीड टू ऐड मोर शुगर्स एंड इंक्रीज देयर हाइपर एक्टिविटी एंड ऑल्सो सैशिएट देम फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप सॉलिड डाइट स्टार्ट करते हैं 6 मंथ्स पे, तो हम नमक और चीनी दोनों ही ऐड करने मना करते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये एक अलग से बहस है कि अगर बच्चा मोटा है तो ठीक है, हम शुगर और नमक नहीं देंगे, लेकिन अगर बच्चा पतला है तो उसको चीनी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट सो? ये बहुत ही गलत मिथ है। आज के दिन में जो बच्चा दुबला पैदा हुआ है, मान लीजिए आपका बच्चा 2.5 किलो का हुआ है, कई स्टडीज बताती हैं कि अगर इसको आप उसी बर्थ वेट के परसेंटाइल स्कोर पर रखें, ग्राफ पर रखें, आने वाले 1000 दिन 3 साल, तो ज़्यादा चांस है कि बच्चे को कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आगे जाके कोई और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांस कम होंगे। सो अ थिन बेबी फैट चाइल्ड इज अ बैड थिंग। अ थिन बेबी थिन चाइल्ड इज अ मच बेटर वे ऑफ ब्रिंगिंग योर चाइल्ड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा दुबला पैदा हुआ है, अगर आप लोग भी बहुत मोटे तो नहीं है, आपके जीन्स में मोटापा नहीं है, तो आप उस बच्चे को खिला खिला के मोटा ना करें, उसे उसी परसेंटाइल स्कोर पर बढ़ने दें, ताकि आगे जाके डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, डिसलिपिडीमिया, लिवर डिजीजेज, नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस, ऐसी चीज़ों से बचाव हो सके। तो जो बच्चा अगर दुबला पैदा हुआ है उसे और अगर उसको आप आर्टिफिशियली मोटा ना करें जी, ये चीनी और शुगर और ये खिला खिला के। आपको क्या लगता है, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स में सबसे बड़ी मिस्टेक जो है उनके खाने को लेकर क्या होती है हमारी पेरेंट्स की? फर्स्ट 2 ईयर में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि पेरेंट्स खाने ही नहीं देते। खाने नहीं देते? खाने ही नहीं देते हैं। वो या तो दूध देते हैं, या वो दही देते हैं, या वो दूध बेस्ड डाइट देते हैं।
जी, या उनको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस डेवलप करा देते हैं, या तो ज़्यादा मीठा खिला के या ज़्यादा नमकीन खिला के। जी। ये और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कई बेबी लेट डाइट नहीं देते हैं। जैसे ही बच्चा आपका 9 महीने का हो, मैं कहता हूँ 2 चीज़ें बताता हूँ, एक वॉकर कभी मत खरीदना, इट इंक्रीज़ेस द चांस ऑफ इंजरी एंड आल्सो डिले वॉकिंग। ओके, हाँ, और दूसरा मैं बोलता हूँ कि जिसने भी आपको वॉकर गिफ्ट करना, उनको बोलो मुझे हाई चेयर गिफ्ट करो। ओके। बेबी को स्ट्रैप करके हाई चेयर में बैठाओ, उसके आगे की ट्रे साफ करो, उसमें 9 महीने के अराउंड उसको लम्प ऐसे फूड्स दो जो वो चबा के खा खा सकता है, सके। एंड यू ऑब्जर्व इट। ओके। अनऑब्जर्व नहीं, बच्चा को आप देखो, रिस्क ऑफ चोकिंग वाले फूड ना दो। अलाउ अ पॉजिटिव अटैचमेंट विद फूड, allow the baby to be attached with food rather than it becomes a tussle कि वो रो रहा है आपके मुंह में, उसके मुंह में आप खाना हुँ। ठूस रहे हैं, या आप टीवी दिखा के खिला रहे हैं या ये मोबाइल दिखा ये के खिला रहे बहुत हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारा हाँ, जो खाना है वो फ़ोन और टीवी के साथ ही अटैच हो गया है। क्योंकि पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं कि उनके जी। पास कोई और टाइम नहीं, वो कहते हैं हम भी टीवी के सामने बेड पे बैठ के खाएंगे, बच्चा भी टीवी के सामने खाएगा। या फिर अगर टीवी नहीं दिखाते तो आप खुद गधा घोड़ा और हर तरह के एनिमल क्रीचर्स बन के उनको डिस्ट्रैक्ट करके खिलाते हो। जी, एक बेड लगती है जो कि माँ के साथ पार्क में जाती है, पार्क में वो उनको या तो डरा के खिलाते हैं और बच्चों को दिखा के खिलाते हैं या जी। पेड़ पर चढ़ के खिलाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि फूड का एक जगह निश्चित करें, हुँ, टाइम निश्चित करें। डोंट अलाउ योर चाइल्ड टू ग्रेस 24/7। माता जी का ढाबा 24/7 नहीं खुला है, दे आर टाइमिंग्स व्हेन द चाइल्ड विल गेट फूड। हुँ। क्या होता है, जो मैक्सिमम बच्चे जो पिकी फसी ईटर्स होते हैं हु आर ग्रोइंग वेल, सरप्राइजिंगली मदर्स या फादर्स या ग्रैंड मदर्स कहते हैं कि ये बच्चा खाता नहीं है। और बच्चे की जब मैं हाइट और वेट परसेंटाइल्स ग्रोथ चार्ट्स पर देखता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार तो ओवर वेट निकलते हैं। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। कैलोरीज कहाँ से आ रही है, या तो ये दूध से आ रही है, हुँ, या ये शुगरी ड्रिंक से आ रही है, हुँ, या कोई जंक फूड से आ रही है, या बच्चा हुँ। दिन भर ग्रेस करता है। जी, जो खाने का टाइम है वो खाना मदर ने बना हेल्दी बना दिया, जी, वो कई बार पैलेटेबल नहीं लगा बच्चे को। जी, बच्चे को पता है ये मैं ठुकराऊंगा तभी आधे घंटे के बाद पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी, फिर जी। मुझे अपनी मन की चीजें मिलेगी खाने। तो यानी कि इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी भी है। साइकोलॉजी ही है, हाउ यू ट्रीट फूड and how you associate your emotions with food. हुँ, हुँ, हुँ। How visibly upset you look when the child denies the food, and whether the child is getting attention only for the food or you give it attention otherwise also. कुछ बच्चों को सिर्फ attention तभी मिलता है जब वो खाना नहीं खाते, ओह! अदरवाइज उनको देखने वाला कोई नहीं। तो उनको लगता है कि ये टाइम है, दिस इज द सेकेंडरी गेन आई एम गेटिंग बाय रिफ्यूजिंग फूड। सो दे माइट जस्ट रिफ्यूज इट फ्रॉम द ऑफसेट कि अब माँ बाप आएंगे मेरे लिए मदद करेंगे, मेरे लिए मेहनत करेंगे, दिस इज द ओनली अटेंशन आई एम So गेटिंग। does it mean the kids are also manipulating? That's a natural instinct to get the maximum from the atmosphere. So the kids need that love, the support, the attention, and whatnot, and they will get and garner it from whichever way possible. So अगर आप सिर्फ खाने पे ही बच्चों को तरजीह दे रहे हैं, हुँ, खाने पर ही सारी घर की फैमिली इकट्ठी होकर आपको खिला रही हुँ। है, so that becomes a focal point and I would love it every time. अगर मैंने चुपचाप खा लिया फिर वो नहीं मिलेगा। So Exactly. food is an important thing for your nutrition, for your life. Just deal with it as if there are fixed timings and a fixed place to eat, and also allow a limited time for the child to finish it. एक Okay. खाना लेके वो ठंडा हो रहा है, 1 से 1.5 घंटे, डोंट कंटिन्यू इट। ये आप 8 महीने से लेकर 2 साल, 3 साल तक का बच्चा जब तक वो खाना सही से नहीं खा रहा अपने आप, किसी तब भी तक बच्चे ये के लिए अगर वो नहीं खा रहा है शुरू के 20 मिनट में, टेक द फूड अवे, ऑफर अनदर फूड आफ्टर 2 और 3 आवर्स। ओके, तो ऐसे तो पेरेंट्स इमोशनली वैसे खुद को ही वो ओवरबर्डन कर लेंगे कि हाय मेरे बच्चे ने कुछ तो खाया नहीं। ये ओवरबर्डन नहीं है कि आप दिन भर पूरी फैमिली बस खाने के लिए लगी हुई है उसका। हमारे एग्ज़ैक्टली। ज़माने में हम रोते थे, माँ के पीछे-पीछे भागते थे, फिर हमें खाना मिलता था, हम खुश रहते थे। तब तो माएँ नहीं भागती थी, जी, बच्चों के ब बच्चे भी ज़्यादा होते थे, जी, और अब तो माएँ दिन भर भाग रही, जी, या मेड्स भाग रही, या पेरेंट्स भाग रहे हैं, ग्रैंड-पेरेंट्स भाग। जी, तो इट हैज़ बिकम अ लॉट, हम बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर देते हैं, हमारा बच्चा खाता नहीं है, हमारा बच्चा खाता नहीं है, हुँ, और बच्चा ठीक बढ़ रहा है। जी, सो जस्ट इन नटशेल व्हाट आई वुड से इज़, एक इंट्रोड्यूस एज़ मनी फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स फ्रॉम 6 मंथ्स एज़ पॉसिबल। जी, जितने जल्दी जितने कलर्स, फ्लेवर्स, टेक्सचर्स की और
टेस्ट की आदत पड़ेगी, बच्चा उतना नॉन फसी होगा। सेकंड, आई वुड सजेस्ट अवॉइड टू स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स। जी। बहुत नमकीन और बहुत मीठा आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, आपके टेस्ट और आदतों के लिए भी ठीक नहीं है। मीठा देने की सही एज क्या है कोई एज नहीं। आप एज ए डेजर्ट आपको कभी खाना है, खा लो। बच्चे के लिए? किसी मैं 2 साल तक तो बिल्कुल मीठा देने, एडेड स्वीट्स देने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आप जब पैदा होते हो आप दूध पी रहे हो, है ना? लेकिन हम तो अपने घरों में टॉफीज, चॉकलेट्स तो हाँ। जब वो खाना शुरू करते हैं तब से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वो हमारे लिए एक प्यार का इजहार है। प्यार का इज़हार आप उसको स्टोरी सुना के करें, आप प्यार का इज़हार आप खेल के साथ करें, प्यार का इज़हार एक बैट और बॉल लेके आएँ, आप बॉल करें, बच्चा बैटिंग करेगा, उससे करें। आप चॉकलेट ला लेकिन के उसमें ना हमारा करें। एफर्ट भी लग रहा है हाँ, ना। वही मैं कह रहा हूँ, अगर बच्चा पाल रहा है तो ये तो एफर्ट है। तो प्यार का इज़हार कैंडी से ना करें, चॉकलेट से ना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बैन है, जी। बट नॉट डू नॉट एसोसिएट इनटू योर रूटीन्स। जी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी ज़िंदगी में उसको मिठा ही ना दो। वीक में अगर एक बार कोई डेजर्ट खाता है बच्चा, कोई मीठा खा रहा है, दैट्स फाइन, बट एक उसको बार्टर पॉइंट मत बनाओ, जी। उसको एक एक्सचेंज में मत बनाओ कि तुमने ये काम किया तो तुम्हें ये चॉकलेट मूस मिलेगा, या तुमने ये कद्दू खा लिया तब तुम्हें ये मीठा मिलेगा। तो जी। व्हाट हैपेंस, कद्दू बिकम्स द विलन। ये तो बच्चा जैसे तैसे निपटाएगा, ही विल नेवर डेवलप द टेस्ट फॉर दैट कद्दू और लौकी, बिकॉज ही इज जस्ट वेटिंग फॉर दैट चॉकलेट मूस टू हैपन। जी। So do not make dessert unknowingly more attractive for your child by bartering it with some good behavior or some other food that you want to give. Just make it a regular food कि ठीक है, हम कभी हफ्ते में 2 दिन हम डेजर्ट खाते हैं तो मेरे ये मील के बाद ये डेजर्ट सर्व हो रहा है, बट नॉट टेलिंग एवरी टाइम आज खीर बनी है लेकिन पहले तुम ये खाओगे तब खीर मिलेगी। जी। तो तब वाली जो बात आ गई, यहाँ आपने एक्सचेंज और लेना देना कर दिया, देन दैट खीर ऑब्वियसली विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। जब हम ये बात करते हैं कि ये मीठे में ये खाना है, ये नहीं खाना, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में, स्पेशली मीठे की बात करें तो ये डिनर में होना चाहिए कि लंच में होना चाहिए? डज इट? देयर इज नो रूल फॉर दिस। आई वुड कीप माय डिनर टाइम्स लेकिन ये सिंपलर। भी एक कहा गया है कि हाँ। अगर हम बच्चों को रात के समय खाना देते हैं तो उनकी जो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाती है, यस तो वो सोते नहीं हैं, वो Yes. ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। यस, यही मैं आ रहा था। पहले तो डिनर टाइम आपका क्या है? रात को अगर आपका बच्चा 9 बजे सोता है तो डिनर टाइम 2 घंटे पहले होना चाहिए। जी। और जितने हेवी मील्स हैं वो कायदे से तो हमें लंच में, जो मेन मील अगर आपका हेवी मील है तो वो लंच में हो। डिनर में आप उसको मीठा दे सकते हैं, बट डोंट मेक इट ओवरली फैट और ओवरली शुगरी। जी। और वो भी खाने से 2 घंटे पहले। और ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है रात की। बहुत ज़्यादा डेंटल कैरीज में देख रहा हूँ, रात को जो दूध पिलाते हैं आप बॉटल में डाल के, वो बहुत बड़ा पाप है। अगर आपको दूध पिलाने की मजबूरी भी है तो एक और बॉटल में पानी रखें और वो ऑफर करें ताकि मुंह से दूध रिंस हो जाए। ओके। और कायदे से अगर जैसे ही बच्चे के दांत आते हैं, ब्रशिंग शुड स्टार्ट। ये मेरा भी पर्सनल इवन क्वेश्चन था हाँ। कि बच्चे को आदत है अगर रात को दूध पीकर सोने की, तो इसका सोल्यूशन क्या हो? आप बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं, सब कुछ करके ठीक देख है। लेते हैं, लेकिन द किड इज नॉट रेडी फॉर द ब्रश एंड इवन नॉट रेडी टू लीव द बॉटल। No, if the kid is old enough to refuse brushing, so no brushing, no milk. सीधी सी बात है। या और अगर बहुत छोटा है, he cannot tell you whether he want to brush or not. That's okay. दूध पिलाने के बाद आप पानी दो। कोशिश Immediately. करो कि मुंह का रिंस हो जाए। मुंह में जो दूध लगा रहता है उस पर सारे बैक्टीरिया काम करके रात को वो कैरीज कराते हैं। जी। मतलब तो जो वो- कैविटीज होती हैं Cavities, छोटे हाँ। बच्चों को जनरली, उसका बहुत रीजन कॉमन है कैविटी। एंड एक है ना, एक मिथ और है कि कैविटी हो गया तो क्या हो गया, ये तो टेम्पररी टीथ है, एग्जैक्टली। ये तो बने ही कैरीज के लिए है, आगे जो आएंगे वो तो अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से बात करें, डेंटिस्ट से बात करें, वो बताते हैं जो एडवांस कैरीज होते हैं दैट कैन आल्सो अफेक्ट द ग्रोइंग टीथ, परमानेंट टूथ व्हिच इज बिलो द योर कैरीज। जी। तो जो रॉटन टूथ है उसके नीचे जो हेल्दी टूथ है उनके लाइफ लॉन्ग हेल्थ पर भी असर पड़ता है जब ऊपर के टीथ खराब हो। जी। तो वो आपको कैरीज से बचाने के लिए हमें ये मुंह में, और दूसरा है कि सुबह भी जो ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप ब्रश कराते हो वो और ज़्यादा अच्छा है।
मैं लेकिन वो उस केस में ना, अगर हाँ, रात को ब्रश करके करके बच्चा। सोया, तो जो इवेंट जो सीक्वेंस होना चाहिए, रात को ब्रश करके सुलाओ, सुबह कुल्ला कराओ, पानी पिलाओ, थोड़ा वार्म वाटर कुछ दो, और ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करा के स्कूल भेजो। उल्टा क्या होता है, हम ब्रश कराते हैं, एक ओरियो बिस्किट पकड़ा देते हैं, जिसको चबाता हुआ बच्चा स्कूल जाता है, उसके पूरे दांत में चॉकलेट चिपकी रहती है, एंड दैट बिकम्स एन आइडियल पॉइंट फॉर द बैक्टीरिया टू वर्क एंड कॉज द मैजिक। जी जी। सुबह पानी पिलाने की आपने बात करी है, आपको लगता है कि हमारी फैमिलीज़ में कभी ये हैबिट बनाई जा सकती है? बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो बच्चे तो दूध पीते हैं सुबह, उनको सीधा दूध मिलता है, जो कुछ नहीं खाते हैं उनको 12-1 बजे तक कुछ नहीं मिलता है। हाँ। फिर क्या, ये 2 क्वेश्चंस हो जाएँगे साथ के साथ, क्या ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, खासकर अगर रात का खाना फैमिलीज लेट खा रही हैं और बच्चे को तुरंत आधे घंटे में सुला दे रही है, तो बच्चा रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड उठता है सुबह। तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक द चाइल्ड टू फिल अप विद सम वाटर, जी। रादर देन नींद में ही उसको बॉटल पकड़ा। 3-3 4-4 साल के बच्चे बॉटल पीते आ सुबह रहे हैं। हाँ, सुबह। मैं चाहूँगा कि द मॉर्निंग स्टार्ट विद अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर फॉलोड बाय, इफ यू वांट टू गिव मिल्क, बट ब्रेकफास्ट इज नॉट जस्ट मिल्क, ब्रेकफास्ट इज सीरियल अलोंग विद मिल्क। मैं नहीं चाहूँगा कि आपका बच्चा सुबह उठे, एक गिलास दूध पिए और स्कूल चला जाए। मैं चाहूँगा कि कुछ सॉलिड लेके जाए। जी। आप दूध उसके साथ मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ दूध पी के स्कूल जाना गलत है। मैं चाहूँगा आप रोटी खिलाओ, मैं चाहूँगा आप उसको ओट्स दो, दलिया बना के खिलाओ, बहुत अच्छा है। सिर्फ दूध पिला के स्कूल मत भेजो। जी। 3-4 साल के बच्चे के लिए एक दूध पीने का आइडियल टाइम जो है वो क्या होना चाहिए? अगर वो रात को सोते वक़्त नहीं पीता तो वो दिन में कब पी सकता है? कोई आइडियल टाइम नहीं है। Maximum quantity that I would suggest would be not exceeding beyond 600 ml of dairy, that includes milk, paneer, dahi, curd, everything put together. अगर आप दही खिला रहे हैं ज़्यादा, दूध ना दें। ओके। अगर बच्चा नॉन वेज खाता है, दूध बंद कर दें, ना दें दूध, बिल्कुल ही ना दें। हमें दूध किस लिए चाहिए? हमें मिनरल्स के लिए चाहिए, हमें प्रोटीन के लिए चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज में वेजिटेरियन ज़्यादा है, ओकेजनल नॉन वेजिटेरियन है। मैं तो ऐसे भी जैन हूँ, हमारे घर तो कुछ सवाल ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ हमारे लिए दूध में भी ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए प्रोटीन के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम के लिए ज़रूरी है। लेकिन इतना 600 ml के ऊपर जब आप दूध ले जाते हो, तो आप यू डू इट एट फ्यू कॉस्ट। जी। तो वो मैं किसी भी हालत में मैक्सिमम अगर कोई बोले तो मैं बोलूँगा 600 से 700 ml के ऊपर किसी भी हालत में दूध किसी भी एज में 2 साल की उम्र के बाद नहीं होना चाहिए। एक और कॉमन सी बात जो हमारे घर में, जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि बच्चा उठता है तो हम उसको एक बिस्किट देकर स्कूल भेज देते हैं। पंजाबी फैमिलीज़ में तो ऐसा भी होता है कि बच्चे उठते हैं, उनको चाय में बिस्किट दे दो, रस दे दो, डिप करके वो खा लेंगे। सारा दिन जब उनको भूख लगेगी वो वही माँगेंगे। जी। तो उसके मेरे को पता है उसका फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ज़रूर हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप नुकसान ही दोहराइए जो हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। श्योर। बिस्किट किस चीज़ से बनता है? मैदा से। चीनी होती है उसमें बहुत सारी, और फैट होता है। जी। अमूमन एक ग्लूकोज बिस्किट 5 रुपए का पैकेट आता है। जी। उस 5 रुपए में कितने न्यूट्रिएंट डाल देंगे? जी। कौन से अच्छी क्वालिटी का फैट डाल देंगे, और कितना ज़्यादा शुगर होगा। भूख मर जाएगी आपकी, फाइबर्स कोई नहीं मिलेगा, और कितने घंटे के लिए, मिनरल कोई नहीं मिलेगा, और भूख मरेगी, काफ़ी देर के लिए मरेगी। फिर लेकिन जब शुगर क्रैश होगा, कब होगा? स्कूल में जाके होगा। आपका एक शुगर अगर किसी फूड से शुगर जल्दी स्पाइक होता है, तो मान के चलिए क्रैश भी शुगर उतनी ही जल्दी होगा। इंसुलिन विल रश टू डाइजेस्ट इट। आपका लंच हो रहा है 11 बजे, आपका शुगर क्रैश हो गया 10 बजे। आपने कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लिए नहीं जो स्लो रिलीज कर रहा है शुगर, आप चिड़चिड़े हो गए, पढ़ाई में मन, काम करना मन हो गया, कम हो गया। कई बार हेडेक होता है बच्चों को, फिर जब लंच आता है तब तक आप चिड़चिड़े हो जाते हो। तो ऐसा देखा गया है, एक स्टडी हुई थी इंग्लैंड में, मैं यूके में काफ़ी साल रहा हूँ, तो मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ फ्री ब्रेकफास्ट दे रहे थे। सो देयर वर नंबर ऑफ स्कूल्स व्हिच पार्टिसिपेटेड इन दिस स्टडी where they fed complex carbohydrates, a wholesome healthy breakfast in the morning, free from the school side, and they were looking at the scores of their study. And the kids, the schools which participated in this study and were offering this free breakfast, which has cereals, oats, pulses, fruit, everything mixed together, had a far better maths and science scores than the schools where
who were not participating in this study. So the key point here is don't send your child hungry to school, and second, don't take an easy option out of just feeding them milk and sending them to school. Also allow them enough time in the morning to wake up so that they can also answer their nature calls. Yes. They get some time to feel hungry, they get some time to drink some water, brush their teeth, wash, and then लीव, rather than कि 7 बजे बस आती है, पौने 7 बजे बच्चा उठता है, आपने मुंह में 4 छपाके पानी के डाले, मुंह में ग्लास थमाया, जल्दी जल्दी गटगट कराया, बस सामने खड़ी है. जी. सो एक इसी से लिंक है स्लीप टाइम. जी, एग्जैक्टली. Kids should not sleep at the same time at adults. Most Indian kids are sleep deprived, and that's causing a major health concern to them. Their mental health, their physical health, their education, their qualification, their lot of things, their immunity, everything is linked to the quality of sleep and the amount of sleep they take. Don't have this habit of child getting accompanying you to bed. अगर ऐसा है तो आप जल्दी सोएं. अगर ये संभव नहीं है, कोई भी बच्चा रात को 9 साढ़े 9 बजे के बाद जगह नहीं होना चाहिए. रात की अनइंटरप्टेड 9 से 10 घंटे की स्लीप होनी चाहिए. सुबह स्कूल से 1.5 घंटे पहले उठाएं ताकि उसको कुछ फील भी हो. कई बच्चे तो सुबह उठ के बिना पेशाब के स्कूल चले जाते हैं, वहाँ वॉशरूम जाते हैं. यू डू नॉट अलाउ देम द टाइम. वो कैसे उन्हें भूख लगेगी, कैसे उन्हें प्यास लगेगी, कैसे वो पॉटी जाएंगे, कैसे उनका टॉयलेट ट्रेनिंग होगी, कोई उनका टाइम सेट ही नहीं हो पाता. So these are the things you should look into. A good night's sleep, definitely a decent amount of time before they leave for school, so that they can do all this morning chores before they leave. जी. आपको क्या लगता है कि जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं वो थोड़े लेट होने चाहिए, स्पेशली किंडरगार्टन के लिए? That's yes, definitely. The problem हमारी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि most of the time we do not send them to the school which is the closest to us. Yes. Sometimes we pick up the school which seemingly are the best schools for them. The problem here is the bus route takes an hour and a half. So even though the school starts at 9, your child leaves at 7. Yes. So I don't know what is the right answer here, but I would not like that long commute for the child, 3 hours in the bus every day. Yes. And especially in the morning times, when it's so important that they allow some time for the morning routine. So इसके बारे में स्कूल्स तो लेट शुरू होते हैं, बच्चा लेकिन बहुत पहले निकल जाता है. जी, दूर के स्पेशली जो बच्चे आते हैं. वो फिर देखें कि भाई या तो शुरुआती दिनों में उन्हें लोकल स्कूल्स में थोड़ा अलाउ करें, थोड़ा बॉडी यूज हो जाए, फिर आप जो अपने स्कूल ऑफ प्रेफरेंस में डालें, या वो तो फिर पेरेंट्स की है कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे. जी जी जी. एक चीज़ जो सुबह की नींद से रिलेटेड है, जी. विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. जी. बच्चे जो ज़्यादा छोटे हैं वो या तो जब धूप आ रही है तब वो सो ही रहे हैं, अगर धूप आ रही है तो वो क्लासरूम में है. जी, तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या यहाँ सिर्फ सप्लीमेंट्स ही हैं जो एक रोल प्ले कर सकते हैं? शुरुआती दिनों में हमारी IAP और कई सारे और भी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, ये रूटीन सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं इन्फेंट्स के लिए. लेस देन 1 ईयर तो डेफिनेटली कहते हैं कि आप हर बच्चे को विटामिन डी दो, क्योंकि रैपिड ग्रोथ का समय. विटामिन डी डजंट हैव ओनली बोन फंक्शन बट देयर आर लॉट ऑफ अदर फंक्शंस दैट विटामिन डी डज. जो आगे के लिए जो रिकमेंडेशंस आती है वो ये आती है कि बच्चे को सफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर दिया जाए. जी. और प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों के स्किन के लिए इतने आजकल सेंसिटिव हो गए हैं कि मदर्स डू आस्क मी अबाउट द सनस्क्रीन लोशन which Yes. is not recommended less than 10 years of age usually, unless you are in the sun, in the beach, or you're participating in some sports where you're getting terrible skin burns. We do not suggest sunscreen lotions as a routine basis. Second, we do not allow them to go out in the sun bare. Like आप कुछ बॉडी को एक्सपोज करोगे तभी तो सन का भी फायदा है. अगर आपने पूरा बॉडी कवर कर दिया तो विटामिन डी तो बनेगा नहीं. तो allow some time, even in a week, if you do it once in a week, and that too the sun exposure from 9 o'clock to 3 or 4 p.m. That is okay for the kid? No, I'm saying कि अगर मौसम अच्छा है तो that is the time when maximum vitamin D absorption will happen. Okay. आप शाम को भेज रहे हो,
बहुत सुबह दे भेज रहे हो, वो भी कवर करके भेज रहे हो, फिर हम्म, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो विदेशों में कई कंट्रीज में विटामिन डी, हमारे यहाँ भी कुछ खाने में आजकल विटामिन डी फोर्टिफाइड है, जी वो डालते हैं, कुछ तेलों में है, जी कुछ बेबी फूड्स में है, जी। और 1 या 2 साल तक हम विटामिन डी रूटीनली देते हैं। उसके बाद जो रिकमेंडेशन है कि भाई बच्चे को कभी हम्म, सिर्फ थोड़े कम कपड़ों में थोड़ी धूप लगने दो, हम्म। आप वीकेंड्स में लगाओ। जी, मतलब आप अगर हफ्ते में एक दिन भी निकालते हो तो वो सफिशिएंट है। अगर आप 1-2 दिन भी निकालते हो तो वो कम से कम ना कभी होने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी। हाँ। अदरवाइज सप्लीमेंट्स देने कितने सही हैं बच्चों को? अगर हम अबव 5 की भी बात करें। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, और हमारे इंडियन अकेडमी बोलती है कि इंडियन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में हुँ, जहाँ एनीमिया हुँ। 70 to 80% है, वहाँ आप कुछ मात्रा में आयरन या तो वीक में 2 बार दें या साल में 3 महीने आयरन की सप्लीमेंटेशन दें। उनकी मात्रा है, उनकी डोज़ है, वो सारे वेबसाइट्स में सारे मिल जाते हैं। जी, तो मैं यूज़ुअली बच्चों में या तो साल में 2 या 3 महीने आयरन सप्लीमेंट देना चाहता हूँ, जी। क्योंकि हमारे यहाँ या तो क्लिनिकल या सब क्लिनिकल हुँ। आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये अपनी मर्ज़ी से देना चाहिए या जैसे आपने अभी कहा कि महीने में हाँ, 2-3 साल में 2-3 महीने देना चाहिए। जी। बहुत से लोग होंगे जो सुन के जिनको लगेगा कि देना चाहिए, चलो ले आते हैं केमिस्ट से। नहीं, आप हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब भी जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी इस बात के बाद आप कल अपने डॉक्टर से विज़िट करें, लेकिन नेक्स्ट विज़िट या तो वैक्सीनेशन के लिए या सिक विज़िट के लिए जब भी आपके डॉक्टर के पास हो, आप डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लें। जी। ना वैक्सीनेशन के अलावा जो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन है, जी। उसके अलावा अगर हमें डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, तो हुँ। वो राइट टाइम क्या होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा बीमार है, आपने तो ही जाना है। ऑनेस्टली मैं वैक्सीनेशन के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो सिर्फ वैक्सीनेशन विजिट नहीं है, वो ग्रोथ एंड असेसमेंट विजिट है, वो काउंसलिंग विजिट है, वो डाइट विजिट है, वो आपकी एप्रीहेंशंस को टैकल करने का विजिट है। सो इंडिया में वेल बेबी चेकअप क्लिनिक्स का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। नहीं है, जी। तुम हम जो वैक्सीनेशंस इतनी सारी हैं, हुँ। आप इतने चक्कर लगाते हो, तो उसमें ही आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर कवर हो हो जाता है। जाती हैं। सीज़नल क्वेश्चन है वैसे जी। तो, लेकिन ये सबकी प्रॉब्लम है। बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी होता है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? आपको क्या लगता है कोल्ड किस चीज़ से होता है? मेरे को लगता है कि इन्फेक्शन है, जी। एलर्जिक होता या है। सो मोस्टली द कोल्ड दैट किड्स गेट इज वायरल इन्फेक्शंस। जी। अब सवाल ये है कि इतने इन्फेक्शन बच्चों को क्यों होते हैं? हुँ, जब बच्चा प्ले स्कूल, अभी तक मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, हुँ। जैसे इसने प्ले स्कूल स्टार्ट किया इसे इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हम तो परेशान हो गए। बिल्कुल। द प्रॉब्लम हियर इज हैविंग infection with one cold virus may not confer immunity to the other cold viruses. There are 100 viruses that can give you cough, cold, and fever. जी, Initial 3 years to 5 years, you may fall sick more often जी, with cold, cough, and maybe fever, जी। right? क्या But ये कॉमन है मतलब हमें बिल्कुल इसकी है. चिंता की This is the ज़रूरत नहीं? part of your growing up year, and then by the time you turn 5 or 6, when you go to year 1 or year 2, when you start to study a little more intense, you will start falling less sick. इसका इम्यूनिटी से कोई लेना-देना है नहीं? ना? इसी से तो इम्यूनिटी बन रही है। ये बार-बार ये जो कोल्ड कफ बीच-बीच में थोड़े-मोड़े होते हैं, जी, अगर ये कोल्ड कफ आपके चेस्ट में नहीं जा रहे हैं, सांस नहीं फूल रही है, निमोनिया नहीं हो रहा है, आप 2 या 3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं, तो दीज़ कोल्ड कफ्स आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप ईयर्स, एंड आई वुड नॉट पुट अ लॉट ऑफ एम्फसिस और any worry about this, because जी। the moment you get exposed to another child who is harboring cold with a different virus, you may also catch it. But these infections are also building up your antibodies हुँ, for further infections. So when the moment when the study becomes more serious, when your absenteeism may become more like may damage your academics or affect your academics, that time you have the armor to fight with these, and these kids stop becoming so ill once they are 6 or 7 years old. जी। So initial part of ये जो 3 से 5 साल वाला जो फेज है, हाँ, हाँ। और आपने ध्यान दिया होगा कोविड में बच्चे बीमार नहीं पड़े, हुँ, क्योंकि होम स्कूलिंग थी, वर्क फ्रॉम होम था, बच्चों का एक्सपोजर कम था। द मोमेंट द स्कूल रीओपन्ड, we were struggling to catch up with the work because there were so many of these viral infections, because kids who had little immunity also had lost that immunity.
जी। So you have to go through this mild cold and cough grills before you become old. ये कोल्ड कफ को कौन सी स्टेज पर सीरियस लेना चाहिए? अगर कोल्ड कफ के साथ आपकी सांस फूल रही है, जी। अगर आपका बच्चा उल्टियाँ कर रहा है बहुत ज़्यादा, जी। फीवर बहुत तेज़ है, जी। कान में दर्द बता रहा है, इन्फेक्शन 3 दिन के बाद ठीक नहीं होने हो रही है बल्कि बढ़ रही है, नई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई, पहले कोल्ड हुआ, अब कफ हो गया, अब सांस फूलने लगी, अब कान में दर्द हो गया, गले में दर्द हुआ, उनको सीरियसली लेना है। स्टार्टिंग में दवाई देनी चाहिए कोल्ड की? कोल्ड की कोई दवाई नहीं होती। There is no medicine in the world that will treat your cold. We do symptomatic treatment. जी। So अगर मेरी कोल्ड की दवा देने से अगर आपके बच्चे का नाक बहना कम होगा, आँख की खुजली कम हो जाएगी, छींके आना कम हो जाएगी, उसकी खराश कम होगी, इतना ही होगा। अगर बच्चे को 7 दिन में दवाई के साथ ठीक होना है तो 1 हफ्ते में वो दवाई के बिना ठीक होगा। जी। The point I am trying to make, none of these medicines will make your child become better quicker, but if the symptoms are severe, you need to go and see a doctor because cold may start. Sometimes things may start with the cold, but progress to something else. जी। So mild cold cough, थोड़ी बड़ी छींकें, थोड़ी बड़ी खांसी, बच्चा एक्टिव है, खा रहा है, पी रहा है, फीवर भी 100 के अराउंड भी है, ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे टेंशन की बात नहीं होती है। बशर्ते कि ये 2 या 3 दिन से ज़्यादा ना खिंचे, या 3 दिन के बाद कम से कम ठीक होने के आसार दिखने लगे। The worst thing the parents do here is, one, they don't go to the doctor, which is okay for first 2 or 3. The worst thing they do is they buy medicines from the pharmacy and then they start antibiotic for cold and fever. जी। There is no antibiotic that will treat your cold and fever, or God forbid if you get a super added secondary bacterial infection, these antibiotics will not work. Having an antibiotic with cold and cough will not prevent a secondary bacterial infection, which is for sure. There is nothing called preventive antibiotic कि मेरे बच्चे का एग्जाम है सर एंटीबायोटिक दे दो। सॉरी, द एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन कि आपके बच्चे का एग्जाम है या आपके घर में शादी है या आपकी फ्लाइट है या मेरा बच्चा बहुत प्रेशियस है मैं नहीं जानती हूँ उसको तो दवाई दे दो। जी। ये दवाइयाँ नुकसान ज़्यादा करती है, स्पेशली एंटीबायोटिक? बिल्कुल करती है। अगर आपको कैसा नुकसान करती है? आपके पूरे बहुत, एक तो सोसाइटी का नुकसान करती है, देश का नुकसान करती है, आपके शरीर का नुकसान करती है। अगर आप बिना मतलब के एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो आपके बैक्टीरियल फ्लोरा ख़राब करती है। आज के दिन बैक्टीरियल फ्लोरा को हर चीज़ के लिए इंक्रिमिनेट किया जा रहा है। इरिटेबल बाउल ले लो, वो कहते हैं कि आपकी फ्लोरा ख़राब है, ये ले लो आपका फ्लोरा ख़राब है, आपको अस्थमा एलर्जी हो रही है बोलते हैं आपका बाउल फ्लोरा ख़राब है, बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो कहते हैं कि बाउल फ्लोरा ख़राब है। तो हम क्यों अपने बाउल जो पेट में जो आपके इंटेस्टीन इतने सारे जो बैक्टीरिया पल रहे हैं, नेचुरल तरीके से पल रहे हैं, उन सब का एक महत्व है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो जाके सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया को थोड़ी ना बचाता है, उसको तो जो मिलता है जिसको वो किल कर सकता है उसको वो किल करता है जी। फिर वापस वो फ्लोरा बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो हम अननेसेसरली अपने पेट के फ्लोरा को क्यों ख़राब करें, और दूसरा फिर हम हाफ हार्टेड दवाई देते हैं। अगर कोई किसी चीज़ को बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए 7 दिन का टाइम चाहिए, हम 2 दिन के बाद बंद कर देते हैं, फीवर उतर गया, तो जो बचे खुचे बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे उसी एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस पैदा करने लगते हैं। तो देयर इज अ बिग इमरजेंसी ऑफ मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टू कॉमन बैक्टीरियल कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस टू अ लिमिट दैट देयर इज मतलब ये एक रियल थ्रेट है कि आने वाले सालों में, डिकेड्स में, नो एंटीबायोटिक इज गोइंग टू वर्क। आज के ही दिन में अगर आईसीयू में आपको मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस इन्फेक्शन होता है तो मेनी ऑफ द टाइम्स देयर इज नो एंटीबायोटिक दैट वर्क्स देयर। कम्युनिटी एक्वायर्ड जो आम इन्फेक्शंस हम आम एंटीबायोटिक से ठीक करते थे, आज के दिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हाई एंड एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। मतलब ये कि एंटीबायोटिक किड्स को तो क्या, इवन बड़ों को भी नहीं, किसी को भी देके आप कम्युनिटी में रेसिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं जी। फिर वो उस एंटीबायोटिक से वो काम नहीं करेंगे। तो एंटीबायोटिक हैज़ टू बी रैशनलाइज्ड, इट शुड नेवर बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इट शुड नेवर बी सेल्फ एप्लीकेशन। अपने से आप फार्मेसी से ले आए, एंड इफ अ डॉक्टर हैज़ गिवन यू अ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, यू शुड ऑलवेज कंप्लीट दैट कोर्स। अगर 2 बॉटल लगती है बच्चे के एंटीबायोटिक कोर्स के लिए तो आप 2 ही खरीदें। आप उसको बुखार ठीक होने के बाद बंद ना करें, क्योंकि फीवर तो 2 दिन में ठीक हो गया पर इन्फेक्शन ठीक होने में 5 दिन लगेंगे, तो वो 3 दिन ना छोड़ें। इनसे ड्रग रेसिस्टेंस होता है, और वायरसेस है तो आप एंटीबायोटिक ना दें। अगर आप ये बोल के एंटीबायोटिक ना शुरू करें कि बच्चे को वायरल इन्फेक्शन था, मैंने एंटीबायोटिक दे दी, बच्चा मेरा ठीक हो गया, लेकिन no logic ये भी तो behind this. बहुत बड़ी बात है ना। ज़्यादातर डॉक्टर्स
बच्चे को जल्दी ठीक करने के चक्कर में दे ही एंटीबायोटिक, इससे ये हम नहीं है, ये नोशन आपने बना लिया है। मुझे ट्राई सिटी में मैं जितने डॉक्टर्स को जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरी और अदर सिटीज़, बट ऑफ कोर्स ट्राई सिटी हैज़ ए मच बेटर डेवलप्ड सिस्टम। एंड मुझे नहीं लगता है, कई बार ना एंटीबायोटिक हम बस वो पर्चा हम रिपीट कर लेते हैं। हम्म, क्या पता उस समय कफ कोल्ड के बाद बच्चे के ईयर में इन्फेक्शन हो गई और तब डॉक्टर हम्म, ने एंटीबायोटिक दिया। 1 साल के बाद ये तो आप भूल गए कि उस समय डॉक्टर ने एंटीबायोटिक क्यों दी थी। आपको लगा ये कफ कोल्ड फीवर है, यही एंटीबायोटिक दी थी, हम फिर देते हैं। फिर आप तो देते हैं, अपने पड़ोसी को भी दिलवा देते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को भी आप व्हाट्सएप कर देते हैं कि मेरा बच्चा ठीक हो गया था, वो डॉक्टर अच्छे हैं, इनकी दवाई खाओ, तुम्हारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। जी, और अगर वायरल इन्फेक्शन 3 दिन में ठीक होना है, तो आप एंटीबायोटिक दो या ना दो, तो ठीक ही होना है। लेकिन आपके दिमाग में है, देखो मैंने एंटीबायोटिक पहले दिन शुरू कर दी थी, बच्चा मेरा 3 दिन में ठीक हो गया, पड़ोसी का बच्चा 7 दिन लगा। तो जी। अब आप 4 लोगों को और बताते हो कि ये एंटीबायोटिक खाओ, फिर आप केमिस्ट के पास जाते हो, वो तो बोलता है ये मोस्टली हमें एंटीबायोटिक पता खाओ। होता है कि ये एंटीबायोटिक है, ये भी तो सवाल है ना कि हम। इतना तो आप गूगल पे भी दे, जब आपके पास इतनी इतनी अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है कि एंटीबायोटिक का नाम याद करके खरीद कर दे सकते हो अपने बच्चे को, तो इतना भी होना चाहिए कि आप गूगल करके देख लें ये क्या है। जी, गूगल लेंस पे जाकर पूछ लें व्हाट इज दिस, जी, वो बता देगा ये क्या। जी। यानी जो दवाई हम दे रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें बीमारी के बारे में पता है। पहले तो बीमारी के बारे में पता करो जी। और फिर रैशनलाइज करो कि ये बीमारी क्या इस दवाई से ठीक होगी। हुँ, अगर डॉक्टर भी एंटीबायोटिक लिखते हैं तो यू कैन आस्क देम किस तरह की एंटीबायोटिक क्यों लिखी। हुँ, यू कैन आस्क देम, आपका हक बनता है, पूछिए, जी, जी, मुझसे पूछिए। मेरे बच्चे आते हैं, अगर वो पूछते हैं या मैं उनको बताता हूँ कि हुँ, मैंने इसलिए एंटीबायोटिक लिखी। जी। एक और मिथ है हमारे घरों में, जब बच्चे को कोल्ड हो, स्पेशली छोटे बच्चे को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं खाने से मना किया जाता है जिसमें बनाना टॉप पे है, पोटैटो है, ऐसी हाँ, चीज़ें। हाँ, तो आप साइंटिफिकली क्या रीज़न इसका बताएँगे या ये रियली है ही मिथ? मिथ है। जी, अगर कोल्ड कफ है, बच्चे ने ऐसी आधी चीज़ें नहीं खानी है, उसको कोई स्वाद नहीं आ रहा है, जी, उसके नेज़ल ये कंजेशन की वजह से कोई फ्लेवर को समझ नहीं आ रहा है। जी, उसमें फिर हम और 90% चीज़ें बंद कर देते हैं, उनकी तासीर ठंडी है। जी, तो ये सारी चीज़ें हमारे साइंस में हमें नहीं इसके बारे में पता है। बनाने से ट्रू एलर्जी बहुत कम है। जी, अगर आपके बच्चे को जब भी बनाना खिलाओ, उससे उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक मुँह का सूजना शुरू हो जाता है, इसका मतलब उसको तो एलर्जी है। हाँ, तो फिर कभी मत खिलाओ। जी, लेकिन कोल्ड में ही बनाना ना खिलाना ये मेरे लॉजिक में नहीं है। और आप घर का बना ये नॉर्मल फ्रूट्स सारी चीज़ें खिला और सकते हैं। दही? दही भी दे सकते हैं, वो खट्टा ना हो क्योंकि गले में लगेगा। जी, फ्रिज का निकाला हुआ बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, वो गले में लगेगा। हुँ, तो ये कॉमन सेंस है कि भई उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा ना हो, वो बहुत खट्टा ना हो, पर आप हुँ, दही खिलाएँ। जी, पेट में दूध का जाकर दही बनता है, जी, तो दही खिलाएँ। जी। ये बातें इतनी दिलचस्प आपके साथ चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये टाइम का आगे-आगे पता ही जाकर नहीं चल रहा। एग्ज़ैक्टली ये आगे-आगे जाकर और डीप हो जाएँगी। डीप इसलिए क्योंकि ये वो बातें होती हैं जिनके बारे में जनरली हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन हाँ, एक्चुअल में सच क्या है, वो हमें नहीं पता होता। बट सही है। आज की इस बातचीत के लिए डॉक्टर संदीप आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you so much, and yeah, we talked our hearts out, and hope this helps people and it helps my kids, their families, their parents. It helps everyone. जी, Yeah, if we जी, can come across to them and put our words across जी। and do something good. Yeah, थैंक यू सो मच वंस अगेन। thank you so much. Thanks for your time. कॉर केयर्स पर आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।